हमने अभी डिस्कस किया कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है, और सारे एप्लीकेशंस में कैसे हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू दैट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. तो एक क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ है, ठीक है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. और क्वेश्चन क्या है कि स्टीम एट एन इनिशियल एंथैल्पी ऑफ 100 किलो जूल पर केजी. क्वेश्चन में गिवन है ये कि स्टीम का इनिशियल एंथैल्पी ऑफ 100 किलो जूल एंड इनलेट वेलोसिटी इतना 100 मीटर पर सेकंड एंटर्स एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल. यानी कि यहाँ पे नोजल दे रखा है, ठीक है, नोजल दिया नहीं है तो नोजल हम बना लेंगे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए. क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप डायग्राम बना लो ना और डायग्राम बना के वहां पर डेटा नोट डाउन कर दो तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आप बिना क्वेश्चंस को दोबारा मतलब क्वेश्चन को पढ़े, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना क्वेश्चन को पढ़े पूरे क्वेश्चन को देख पाओगे डायग्राम के साथ कि कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या क्या डेटा गिवन है. ठीक है, तो यहाँ बोला है कि स्टीम एट इनिशियल एंथैल्पी 100 किलो जूल पर केजी. इनिशियल एंथैल्पी मतलब ये 1 पॉइंट की बात कर रहा है, ये 2 पॉइंट है. तो यहाँ बोला है इनिशियल एंथैल्पी यानी कि H1, स्मॉल h1. स्मॉल h1 मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसका यूनिट दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 100 किलो जूल पर केजी. पर केजी का मतलब स्मॉल h1 की बात कर रहा है, ठीक है. और फिर यहाँ बोला हुआ है कि इनलेट वेलोसिटी C1 की बात कर रहा है. C1 कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और एंड इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल. हॉरिजॉन्टल नोजल है तो हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब ये सर कि जो इसका ये कोई भी रेफरेंस लोगे तो उस रेफरेंस से ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी चेंज जीरो हो जाएगा. यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू क्या है? Z2. तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. इसलिए अगर जनरली मुझे हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट देता है तो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है इसको मैं जीरो ले सकता हूँ, ठीक है. और यहाँ बोला है इट लीव्स द नोजल एट 200 मीटर पर सेकेंड. यानी सर यहाँ पे C2 दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे C2 दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना. अब हमें बोला है क्या कि द एग्जिट एंथैल्पी इन किलो जूल पर केजी बताओ. यानी यहाँ पे मुझे H2 पूछा है सर, H2 पूछा है किलो जूल पर केजी में. तो क्या करेंगे सर? हमें पता है सिंपली इसको इंसुलेटेड बता रखा है. तो जब इंसुलेटेड था तो हमने नोजल के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या था फॉर्मूला था हमारे पास कि H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2. यही हमारा इक्वेशन था नोजल के लिए. अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं. क्यों करते हैं गलतियां? ध्यान से देखो सर, यहाँ पे एंथैल्पी का यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी. और यहाँ पे क्या है? मीटर पर सेकेंड. यानी कि अगर मैं एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल में ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे दिखा दे रहा हूं आपको, 100 किलो जूल पर केजी प्लस C1. हम जल्दी में ऐसा ही करेंगे. H1 की वैल्यू पुट किया, C1 100 स्क्वायर अपन 2 कर दिया इज इक्वल टू H2. H2 कितना है निकालना है मुझे, प्लस C2 कितना है? 200 स्क्वायर बाई 2 कर दिया. अब यहां पे करके हमने सोचा कि आंसर सही आया लेकिन आंसर गलत आ जाएगा मेरा, ठीक है. क्यों? क्योंकि जब ये 100 मीटर पर सेकंड में ले रहे हो तो इसको किलो जूल में ले सकते, इसको भी आपको लेना पड़ेगा जूल में. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3. या अगर आप इसको 100 लेके जाना चाहते हो, किलो जूल में लेके जाना चाहते हो तो इसको नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा कैलकुलेशन में इजी पड़े आपको तो यहां से सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अब जो H2 आएगा वो H2 किस में आएगा? अब इसको सॉल्व करने के बाद जो H2 आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है. अब जो इसको सॉल्व करने के बाद जो H2 आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला है द एग्जिट एंथैल्पी इन किलो जूल पर केजी बताओ, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में क्या है कि एग्जिट एंथैल्पी बताओ किसमें? किलो जूल पर केजी में. तो आपको आंसर निकालोगे तो पहले जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल हो जाएगा. और जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आपका आंसर आएगा 84.5 किलो जूल पर केजी. यानी कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देता है स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का तो सबसे पहला काम क्या है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इसका जो
डेटा दे रखा है एंथैल्पी का, वेलोसिटी का, उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट लिखने के बाद आप उसमें देखो कि कौन सा कंडीशन यूज करूंगा मैं। हो सकता है कि यहाँ पे इंसुलेटेड ना बोला होता, तो जब इंसुलेटेड नहीं बोला है, कुछ दिया है वैल्यू, तो फिर मैं ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकता। तो जो इक्वेशन हमने डिराइव किया उसमें से, यानी सबसे इनिशियल कंडीशन लगने वाला है या डेरिवेशन के बाद हमने जो फाइंड किया तो वो लगने वाला है, वो हमें पता चल पाएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट अब हम एक काम करेंगे, जो हमारा अनस्टेडी कंडीशन है, अनस्टेडी स्टेट फ्लो या ट्रांजिएंट फ्लो कंडीशन जो है, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो और स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ध्यान से देखा जाए अगर तो जो स्टूडेंट्स है उसको सबसे ज्यादा मजा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो हमने सिंपल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा और बेसिक्स कंडीशंस पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या प्रेशर क्या होता है, फिर से सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में मजा आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब आप एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर थर्मोडायनामिक्स आपने बताया तो फर्स्ट क्वेश्चन देयर मे बी कि व्हाट इज एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को समझना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम जो समझते हैं ना कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, एक्चुअल में ये एंट्रोपी नहीं होता। ठीक है ना, तो एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज में क्या डिफरेंस है, एंट्रोपी को किस तरीके से प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। अनस्टेडी स्टेट कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें देखेंगे कि अनस्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। तो अनस्टेडी का मतलब क्या है? अनस्टेडी का दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांजिएंट कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिएंट कंडीशन। अब अनस्टेडी का मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन है, यानी कि जैसे कि स्टडी फ्लो में देखा था, जैसे कि मैंने स्टडी फ्लो में देखा था कि जो हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है यानी कि जो फ्लूइड के पैरामीटर्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखने जा रहे हैं अनस्टेडी स्टेट। या अनस्टेडी फ्लो बोल सकते हैं, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन या अनस्टेडी स्टेट फ्लो और ट्रांजिएंट फ्लो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है हमारा कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। तो दो चीजें हमें देखनी है, कभी कभी कंफ्यूजन अगर होता है आपको कि ट्रांजिएंट और ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, और ट्रांजिट का मतलब जो सिस्टम के अंदर जा रहा है या सिस्टम के बाहर जा रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या चीज। तो हम वही सेम काम करेंगे। पहले मैंने क्या किया कि एक सिंपल ओपन सिस्टम ले लिया, मैंने ओपन सिस्टम बना लिया यहाँ पे। और ओपन सिस्टम का मतलब मैंने बताया था, ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है सर? यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चीज देख लिया, क्या मुझे पता है कि ये हमारा पॉइंट कौन सा है? एंट्री पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे क्या हमारा एग्जिट पॉइंट। ठीक है ना, तो मैंने इसको बोला है एंट्री पॉइंट और इसको मैंने बोला है क्या? एग्जिट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से और एग्जिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई से। क्यों सर? पहले तो आपने 1 और 2 से किया था, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर यहाँ पे अनस्टेडी का मतलब होता है कि यहाँ पे अब कंट्रोल वॉल्यूम में नेट एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी होगा। यानी स्टडी फ्लो में क्या था कि जो मास एंटर हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, वो मास कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर चला जाएगा। लेकिन अनस्टेडी में ऐसा नहीं होने वाला है। अनस्टेडी कंडीशन में क्या होने वाला है कि जो भी मास एंटर हो रहा है that may not be equal to the mass leaving from the control volume।
यानी कि ये जो मास एंटर हो रहा है और जो मास बाहर जा रहा है, दोनों के मास में डिफरेंस होगा, और जो दोनों के मास में डिफरेंस होगा माय डियर, इसका मतलब है कि इस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ मास का एक्यूमुलेशन होगा। और सिमिलरली एनर्जी जो आ रही है इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, और जो एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रही है, तो दोनों के एनर्जी भी सेम नहीं होने वाली है। जैसे स्टडी फ्लो में हुआ था, यहाँ पे दोनों के एनर्जी में भी कुछ चेंज होने वाला है, और दोनों के एनर्जी में चेंज होने वाला है, इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी नेट एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट मासेस ले लूंगा। जैसे मैं एक लूंगा मास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि क्लियर समझ में, M1 एंड M2। M1 एंड M2 क्या है सर? M1 एंड M2 है कि मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, मास ऑफ फ्लूइड इन द कंट्रोल वॉल्यूम बिफोर यानी कि M1 एंड M2 जो है सर, M1 एंड M2 क्या मतलब, ध्यान से देखो। पहला हम M1 M2 को अगर हम डिस्कस करना है, तो M1 का मतलब है कि इनिशियल में सिस्टम में कितना फ्लूइड का मास था, मास ऑफ फ्लूइड इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है ना, बिफोर फ्लोइंग द मास एंड, बिफोर फ्लोइंग मत लिखो, बिफोर एंटरिंग लिख दो, बिफोर entering of the mass into the element, into the control volume, and after leaving from the control volume, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं एक बार और अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मुझे, जैसे कि हमने वहां पे देखा था, अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ मास वाला, वो क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पे Mi एंड Me लिख रहा हूँ। ये Mi एंड Me क्या है? Mi का मतलब है सर कि मास जो अंदर जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, यानी कि मास एंटरिंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम, और Me का मतलब क्या है कि मास लीविंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। तो मैं लिखूंगा M1 and Me will be, M1 and Me are mass entering and leaving from the control volume, यानी कि मास एंटरिंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम एंड दूसरा मास लीविंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। यानी कि अच्छा, इसमें कुछ ऑलरेडी मास इनिशियली होगा, उस मास को मैं बोल रहा हूं M1, और फिर जब पहले इनिशियल में इसमें M1 मास था, फिर Mi मास गया, फिर उसके बाद Me मास निकल गया, और Me मास निकलने के बाद जो लास्ट में कंट्रोल वॉल्यूम में मास बचा है वो हमारा क्या है? M2। एन एग्जांपल ले लो, अगर मान लो मैं मानता हूं कि M1 कितना है? 2 kg, यानी कि अच्छा M1 M2 क्या है? M1 and M2 are the masses of control volume। किसका है? M1 और M2 क्या है कि मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम बिफोर एंटरिंग टू द फ्लूइड एंड आफ्टर एंटरिंग द फ्लूइड, यानी कि इनिशियल मास और फाइनल मास। यू कैन से कि अगर मैं बोलता हूं कि मान लो कि मास, इनिशियल मास इस फ्लूइड का जो स्टार्टिंग में था कंट्रोल वॉल्यूम का, कंट्रोल वॉल्यूम में जो फ्लूइड उसका मास 2 kg है, और इसमें से मैंने बोला कि Mi 3 kg मास एंटर हुआ Mi, और मुझे पता है कि अनस्टेडी फ्लो में Mi और Me सेम नहीं होने वाला है, और जो Me है वो कुछ 4 kg मास जो है वो बाहर निकल गया। Me का मतलब क्या? 4 kg मास बाहर निकल गया। तो अगर मुझे M2 निकालना है, तो M2 क्या होगा सर कि इनिशियल मास कितना था, उसमें कितना मास ऐड हुआ, यानी कि 2 + 3 5, उसमें से कितना निकल गया 4, तो अब क्या बचेगा? 2 + 3 - 4, यानी कि हमारा क्या बचेगा? 1 kg।
यानी कि 1 kg मास लास्ट में हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे मास को समझना ढंग से, मास का मतलब क्या समझना है यहाँ पे कि इस कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियली कोई फ्लूइड था और उसका मास m1 था, ठीक है, और फिर उसके बाद mi मास सेम फ्लूइड का उस कंट्रोल वॉल्यूम में गया। me का मतलब है वो उस कंट्रोल वॉल्यूम से me मास फ्लूइड का बाहर निकल गया, और लास्ट में जो मास कंट्रोल वॉल्यूम में बचा वो हमारा मास है m2 मास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इतना मुझे पता चल गया। नेक्स्ट, और मुझे एक चीज पता है कि अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, देयर विल बी नेट एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। यानी कि मैं बोलूंगा कि इन अनस्टेडी कंडीशन देयर विल बी नेट एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी क्यों हो रहा है सर? क्योंकि अनस्टेडी फ्लो में तो सेम मास एंटर हो रहा था, सेम मास बाहर जा रहा था। यहाँ पे स्टडी में तो सेम एनर्जी इन हो रहा था, सेम एनर्जी आउट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि नेट एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब कि जो मास एंटर हो रहा है और जो मास एग्जिट हो रहा है, या जो एनर्जी एंटर हो रही है, जो एनर्जी एग्जिट हो रही है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। और दोनों से डिफरेंट है तो वहां पे कुछ ना कुछ मास और एनर्जी का एक्यूमुलेशन होगा, किसमें, कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमें मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है, m1 m2 सारा। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सर।